बेज़मीन हारिम को दी जाती है। उनको आप इन्वेस्टमेंट कर दें, पैसे दे दें, उनको इन्वेस्ट करेंगे, वो सूबे में आम लोग जो है वो ज़मीन को काश्त करेंगे। ये कैसी कॉर्पोरेट, ये तो कैपिटलिज्म का हाईएस्ट फॉर्म है। ये कैसे सूबे में जो है वो हज़ारों लोग जो है वो बेज़मीन हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। आप जो है वो कंपनी को जो ज़मीन दे रहे हैं, वो भी सूबे में जो आपकी अथॉरिटी नहीं है। मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हम इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब पॉइंट इज, अगर हमारा पानी दे कहीं और दे देंगे तो ये तो बात हमें समझ में नहीं है कि मैं आपके 5 रुपये लेके अपने जेब में रख लूँगा तो बोलूँगा भाई ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो गया। ये बात फिर समझ में नहीं आएगी। ये जो बनाई है स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल, इसका काम नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो काउंसिल है उसको बाईपास किया गया है और फैसिलिटेशन के बहाने से जो है सूबों में दखल अंदाजी दी जा रही है। जब इतना प्रोसेस डाउटफुल है और इतना जब इंफॉर्मेशन उसमें विथ होल्ड की गई है या रखी गई है, तो डू यू ट्रस्ट कि फिर वो जब लग जाएगी ऐसी कोई चीज़ तो आप जैसे एग्रीकल्चरिस्ट या जो भी एग्रीकल्चरिस्ट है उनको नुकसान नहीं होगा? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप ज़मीन तो दे रहे हैं ना, तो फिर जब आप ये ज़मीन ऑफर कर रहे हैं तो फिर महमूद नवाज शाह क्यों नहीं? ज़मीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे सकती है उनके अपने सब्जेक्ट के लिए, जैसे टेलीकम्युनिकेशन के लिए चाहिए उनकी मिनिस्ट्री है, जैसे कॉमर्स के लिए चाहिए उनकी ऑफिस, जैसे NSA के लिए चाहिए। तो इस हवाले से जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो भी अगर दोनों में इख्तिलाफ होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं देगी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 152 में आर्बिट्रेटर मुकर्रर करेगा कि इनके दरमियान तस्वीर कराओ, क्योंकि बोथ गवर्नमेंट्स आर इक्वल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक दूसरे के अंडर में नहीं है कि हम फेडरल गवर्नमेंट को सूबों ने बनाया है, सूबों को फेडरल गवर्नमेंट ने थोड़ी बनाया है। हमने सुना नहीं है अभी तक कि हैं कौन लोग हैं, कहाँ की मखलूक हैं, किन लोगों को चलें। कोई इन्वेस्टर्स भी होते हैं तो फिर अपने साथ वो टेक्निकल ऑपरेटर्स ले लेते हैं। सो हु आर दोस टेक्निकल पार्टनर्स, अगर हैं तो वो कहाँ पे काम कर रहे हैं? ये जो पॉलिटिशियन जाते हैं पार्लियामेंट में, इनको सिर्फ 6 वजीर बनेंगे इनके, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट पर जाएँ जो सब्जेक्ट है इनके, तो उनके वजारतों के लिए और DMG ऑफिसरों के प्रमोशंस के लिए इन्होंने सारी मिनिस्ट्रीज गैरकानूनी तौर पर रखी हुई हैं। आवाम पर बार है, आवाम टैक्स भर रहे हैं, उनका खर्चा उठा रहे हैं, 400 कॉर्पोरेशन बनाई हुई। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि इट इज़ अ लॉन्ग शॉट, क्योंकि जो बाहर भी कमर्शियल लोग बैठे हैं वो भी आपको कहते देंगे, आके करेंगे नहीं इतना आराम से, क्योंकि उनके पास ना इतना फारिग टाइम है ना ही फारिग पैसे हैं कि वो आके जिसकी उनको श्योरिटी ना हो आके ऐसे कर सकें। इट्स कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक सिचुएशन, एक मतलब काम है जो वो कर रहे हैं दोनों तरफों से। ना वो पाकिस्तान आर्मी एज ए इंस्टीट्यूशन कर सकता है, ना फेडरल गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट कर सकती है। फिर भी हो रहा है, पंजाब में हो रहा है और अभी सिंध में शुरू हो गया है। हुज टू स्टॉप, कौन रोकेगा? मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है कि इस पर आवाज़ उठाएं और अदालतों में वही जाती है ना, कोई तो और तो पेटिशनर नहीं बनेगा ना, और पेटिशनर आपको पता है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कमज़ोर हो गई हैं, दूसरा इस केयरटेकर गवर्नमेंट ने उनको ज़्यादा कमज़ोर बना लिया है, तो वो इलेक्शन के आस पर हैं। ऐसे नहीं कि हमारे इलेक्शन पर असर पड़े। फूड सिक्योरिटी तो पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान में हमेशा हम वीट इंपोर्ट कर रहे होते हैं, शुगर इंपोर्ट कर रहे होते हैं, फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान में भी है। तो इफ़ वी आर डूइंग इट, व्हाई नॉट डू इट फॉर आवरसेल्फ एंड गिव लैंड टू समबडी एल्स? जो ये प्रोडक्शन होगी वो हमारे लिए अवेलेबल होगी, या वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि वो बहरी जहाज़ों में चली जाएगी बाहर? ठीक है, जो आदमी इन्वेस्ट करेगा वो अपने भी तो पैसे निकालेगा ना, वो आपको तो सारे पैसे नहीं देगा। अगर बाहर का बंदा नहीं आएगा, ज़मीन तो अभी चली गई पाक फौज के पास जो दिया गया है बेसिकली, तो बाहर का बंदा नहीं आया, तो नाउ यू थिंक पाक फौज विल रिटर्न? हमने तो सिर्फ ये पढ़ा कि कैबिनेट ने एक दिन ये फैसला कर दिया कि कोई ग्रीन नाम से कोई कंपनी है जिसको ये दे दी है, किन टर्म्स के ऊपर दी है, क्या दी है, उन वो टर्म्स भी शायद कैबिनेट में भी जो फैसला करने वालों ने भी शायद इसके ऊपर मेरे ख्याल में हो सकता है किया हो, क्योंकि मैं तो वहाँ बैठा हुआ नहीं था, लेकिन चूंकि वो फैसले में नहीं है तो ये भी पता नहीं है कि उन्होंने खुद टर्म्स भी देखे हैं या नहीं देखे हैं। सर हमारे पास ये जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ निकालने की जब बात आती है तो अक्सर बेशतर कुछ आइडियाज़ सामने आ जाते हैं। जैसे मुशर्रफ के ज़माने में कॉर्पोरेट फार्मिंग का ये आइडिया आया था पहले भी, लेकिन फिर वो डिफ्यूज़ कर गया, अब दोबारा फिर उरूज पकड़ रहा है। इस बार तो कहा जा रहा है कि
पहले तो ये था कि हमारे जो किसान हैं उनको ज़रा थोड़ा कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ लाया जाए, जब मुशर्रफ का टाइम था। अब तो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव से जो 10 लाख की डिमांड कर रही है, जिसमें से 45,000 दे दिए गए पंजाब से, फिर 52,000 सिंध से दे दिए गए। हाई कोर्ट ने स्ट्राइक कर दिया लेकिन फिर भी स्टे मिल गया और फिर ये शुरू हो गया। टू बिगिन विथ समझना ये है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग पाकिस्तान में क्या है, मतलब ये कौन सी एक क्या चीज़ है फॉर द नॉर्मल पीपल टू अंडरस्टैंड। देखिए, ये बात कोई हमारे पास पिछले 10-15 बरस में, जैसे आप कह रहे थे, कभी आती है फिर चली जाती है, और ये एक बज़वर्ड की तरह भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया जिसको कॉर्पोरेट फार्मिंग कहते हैं। मेरे ख़्याल में इसको ऐसे डिफ़ाइन किया जा रहा है कि कोई आके कंपनी जो सरमाया रखती हो, तो वो आके बहुत लार्ज स्केल पे अगर फार्मिंग करे, तो उसको शायद कॉर्पोरेट फार्मिंग हमारे पास कहते हैं। समझने की बात इसमें ये है कि ये ऐसे हो क्यों रहा है। आप ये बात अपने जहन में रखिए, हम तो ज़राअत से जो वाबस्ता लोग हैं, हम ये कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया के उन कम ममालिक में से है जिनमें ज़राअत की बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर हम प्रॉपरली प्रोड्यूस कर सकें और यील्ड्स ले सकें, तो ना सिर्फ हम अपने मुल्क के लिए बट हम बैनुल-अक़वामी तौर पे एक्सपोर्ट करके भी उससे कमा सकते हैं। वेयरएज़ इंटरनेशनली आप देखें तो ये रेड फ्लैग्स आज से नहीं, पिछले 10 साल से हैं कि 2050 तक FAO का कहना है कि आपको 40% तक अपनी फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है। एक बात। आज देखें आप कि मैं मिसाल देता हूँ कि ऐसा क्यों है कि अमेरिका में कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड ओनर्स इज़ बिल गेट्स। क्या उसको पैसे की कमी है? क्या वो अपना जो काम कर रहा है उसको वो डाइवर्सिफाई करता है या कोई बिजनेस डिसीजन है? नहीं। मसला ये कि दुनिया सारी में लोग अपने आप को फूड सिक्योर क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस बात के ऊपर बहस भी होती है, लेकिन कम कि किस कीमत पे अवेलेबल होगी। लेकिन बात ये होती है कि क्या आपके पास जिसको फूड सिक्योरिटी, आप जो भी चीज़ खाते हैं वो अवेलेबल भी होगी या नहीं होगी। इस सारी डायनामिक्स में जब पिछले साल से यूक्रेन आ गया, तो उस चीज़ ने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिया। उसको आप माइनस भी कर दें तो जैसे मैंने आपको FAO को कहा, दुनिया में लैंड की अवेलेबिलिटी, फर्टाइल लैंड की कमी होती जा रही है, आबादी बढ़ रही है, कंजम्पशन पैटर्न्स बढ़ रहे हैं। तो इसलिए एक बैनुल-अक़वामी इंटरेस्ट है जो कि बार बार जब पाकिस्तान आके फंसता है इकोनॉमिकली, डिफरेंट एवेन्यूज़ को देखता है, तो ये एक बड़ी नेचुरल चीज़ है कि वो कॉर्पोरेट फार्मिंग, जहाँ पे लोग आपके पास बैठे हैं पैसे लेके, कह रहे हैं हमें जगह दे दें, हम आके आपके पास काश्तकारी करते हैं, हम आपके पास आके सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि पहले तो इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो, ये दोनों प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरल गवर्नमेंट के पास इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री गैर कानूनी गैर आइनी है, ज़राअत, फूड और सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री गैर कानूनी गैर आइनी है। आइन में सूबों और वफाक के दरमियान अख्तियारात की तकसीम है आइन के आर्टिकल 142 के तहत, और उसमें ममानत है कि पार्लियामेंट शल नॉट मेक एनी लॉ विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं होगा, पार्लियामेंट उस पर कानून नहीं बना सकती और फेडरल गवर्नमेंट उस पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो ज़राअत और इंडस्ट्रीज़ ये दोनों जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं। इंडस्ट्रीज़ को तो फेडरल गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया। अभी जो ज़राअत सूबों के पास है उसमें वो लगे हुए हैं कि इसको कैसे तबाह करें। इंडस्ट्री का जो आप देखें पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट ही रेगुलेट कर रही है इंडस्ट्री को, हालांकि अनकॉन्स्टिट्यूशनली। फेडरल गवर्नमेंट का ये सब्जेक्ट नहीं है इंडस्ट्री, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। तो अभी जो है वो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है कि आप जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसको जो है वो डे टू डे अफेयर्स चलाने हैं गवर्नमेंट के, उनको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। जो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 के तहत उसको गवर्नमेंट चलानी है डे टू डे अफेयर्स, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करना है टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अभी ये न तो केयर टेकर का काम है, न ही इवन इलेक्टेड फेडरल गवर्नमेंट का काम होगा कि आप जो है वो सूबों में कॉर्पोरेट फार्मिंग करें। नहीं, आपका काम ही नहीं है। आइन में रोका हुआ है कि आप ये काम कर ही नहीं सकते। कॉर्पोरेट फार्मिंग
रातों रात जो है वो जो लैंड ग्रांट पॉलिसी के रूल्स हैं वो बनाए गए हैं एक कंपनी के लिए, कोई कंपटीशन नहीं, कुछ भी नहीं। और सूबे में जो है वो ये ज़मीन बेज़मीन हारिम को दी जाती है। उनको आप इन्वेस्टमेंट कर दें, पैसे दे दें, उनको इन्वेस्ट करेंगे, वो सूबे में आम लोग जो है वो ज़मीन को काश्त करेंगे। ये कैसी कॉर्पोरेट, ये तो कैपिटलिज़्म का हाईएस्ट फॉर्म है। ये कैसे सूबे में जो है वो हज़ारों लोग जो है वो बेज़मीन हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। आप जो है वो कंपनी को जो ज़मीन दे रहे हैं वो भी सूबे में जो आपकी अथॉरिटी नहीं है। मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो अभी कानून साजी की थी इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट के जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, लेकिन उससे भी अगर साथ रखा जाए SIFC, तो ये SIFC जो आया है, सिंध इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, डज दैट मेक एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कि वो पूरे पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आइन के आर्टिकल 156 के तहत नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बनी हुई है। उसमें चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स हैं, उसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। चारों सूबों की कोई जो है पार्टिसिपेशन है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑफ द कंट्री, जो इकोनॉमिक अफेयर्स की कोऑर्डिनेशन होगी, वो काउंसिल का काम है। और ये जो बनाई है स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल, इसका काम नहीं, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो काउंसिल है उसको बाईपास किया गया है और फैसिलिटेशन के बहाने से जो है सूबों में दखल अंदाजी दी जा रही है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट पर जो है वो काम करती है। जैसे उनके सब्जेक्ट हैं, डिफेंस है, फॉरेन पॉलिसी है, कॉमर्स है, उस पर काम करे। सूबों से उनका कोई लेना देना नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिशन है कि पार्लियामेंट शुड नॉट लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में लैंड है नहीं। लैंड के तमाम मामला सूबों के पास है। तो सूबे ही अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो वो सूबों में आए ना, वो सूबे डायरेक्ट करें ना। अगर लैंड के सिलसिले में इन्वेस्ट आती है, सूबे डायरेक्ट पॉलिसी बनाए ना। ये कैसे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट इसमें कैसे कर सकती है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का ये डोमेन नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट के दरमियान अख्तियारात की तकसीम है, जैसे पार्लियामेंट और सूबाई असेंबली के दरमियान है। उनके जो सब्जेक्ट हैं सेपरेट हैं, हमारे सब्जेक्ट्स। तो आप कैसे जो है वो लैंड के मामलात में सूबे में जो प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसमें इंटरफियर करके और ये काउंसिल के ज़रिए, फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़रिए करेंगे। मेरे ये आइन में ममानत है, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है और ये जो फैसिलिटेशन है वो डायरेक्ट होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने कितने कॉन्टैक्ट किए हैं जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ। अच्छा, एशियन बैंक ने कितने किए हैं। तो वो डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो उनसे कर सकते हैं जिनका सब्जेक्ट है। जब आपका सब्जेक्ट नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो एफर्ट है ये बिल्कुल दस्तंदाजी है। एग्रीकल्चरल लैंड इज़ द नीड ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट राइट नाउ, एंड जब वो नीड है तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की नज़र पड़ी, और पाकिस्तान इस वक्त ऐसे हालात में है कि दे कैन सेल एनीथिंग, वो कुछ भी सेल करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये उभरता है कि आ गए इन्वेस्टर्स, हाउ विल इट वर्क इन पाकिस्तान, कंसिडरिंग यू, आप भी एक एग्रीकल्चरिस्ट से ताल्लुक़ है आपका, तो कैसे पाकिस्तान में, तो वैसे ही सिंध के अंदर तो मोस्टली पानी नहीं है। जी, देखिए आपने कहा इट्स एग्रीकल्चरल लैंड, इट्स नॉट ओनली दी लैंड, इट्स आल्सो वाटर एंड इट्स आल्सो मौसम, आई मीन वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। वो दोनों तीनों चीज़ें चाहिए आपको ज़राअत करने के लिए। अब आपने जो सवाल किया कि ये हम जो यूजुअल काश्तकारी कर रहे हैं उसके डायनामिक्स में ये कैसे फिक्स होता है, तो हम उसको ब्रॉडली ऐसे देखते हैं कि देखें, एक UAE की स्टेट कंपनी है, सरकार की उनकी कंपनी है धारा के नाम से। वो सिंध में आके उन्होंने आके ज़मीन मकादे पे ली, जैसे मैं आपसे ले लूँ तो उन्होंने मकादे पे ली, और ज़्यादा बड़ा पार्सल ऑफ लैंड नहीं था, कोई 400-500 एकड़। उन्होंने आके वहाँ पे रोड्स ग्रास लगाया। आई डोंट नो एग्जैक्टली, कोई 10 साल पहले की बात होगी। और आप देखें वो फिर कंपनी चली भी गई वापस। लेकिन आके उन्होंने जो रोड्स ग्रास लगाया तो लोगों को यहाँ पे पता नहीं था, उन्होंने सीखा, देखा ज़मीन में हो रहा है। तो आप देखें कि बड़ा ये एक क्रॉप हो गया है कि जो लोग चारों तरफ मार्जिनलाइज सॉइल्स पे भी, अच्छी सॉइल्स पे भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मैं उसको काश्तकार ऐसे देखूं कि अगर कोई कॉरपोरेशन आके काम करती है, अपने ही काम करेगी, उसको ज़मीनें मिलेंगी, वो आके काम करेंगे, तो हो सकता है कि हमें भी कुछ सीखने का इससे मौका मिल जाए और वो हो जाए। लेकिन अगर कोई लोगों जिनको सिर्फ लैंड दी जा रही है और अगर आगे उधर बहुत ज़्यादा उनको मराद दी जा रही हैं काम करने के लिए, तो जाहिर सी बात है हमें अगर वो मराद नहीं मिल रहे, वो इन्वेस्टमेंट बेसिस हमें अवेलेबल नहीं है, तो हम इस तरह से ये समझते ज़रूर हैं कि ये फिर हम एक्सक्लूड हो जाएंगे इस तरह से।
अदरवाइज तो इफ़ इट इज़ द बिजनेस जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, कोई नई क्रॉप्स आ जाएं, हो सकता है कोई ऐसी मशीनरी लेके आ जाएं जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिकल डाउन होना शुरू हो जाए, उससे हम भी फ़ायदा, वैसे हम मेरे अकेले के लेके आना मुश्किल हो तो वो आके यूटिलाइज हो, वो आके कॉमन होना शुरू हो, तो उसके इस तरह से फ़वाइद हो सकते हैं। जनरली स्पीकिंग अगर पाकिस्तान में प्रोडक्शन बढ़ती है और वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी तो ये तो एक खुशाइन बात है। मसला ये है कि अगर अगर हम सिंध के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि हमारे पास अंडरग्राउंड पानी मीठा नहीं है, बलूचिस्तान में ट्यूबवेल लोग लगा के कर रहे हैं, पंजाब में काफ़ी ज़मीनों के अंदर ज़ेर ज़मीन पानी मीठा है, हमारे पास रिवर के पानी की गाहे बगाए आए दिन कमी लगी रहती है, टेल एंड एरियाज में पानी नहीं मिलता। तो अगर नए पार्सल्स ऑफ लैंड जो कि इस वक्त कमांड एरिया जहाँ पे कैनाल्स इस वक्त हमारे नहीं हैं उनको दिए जा रहे हैं, और अगर ज़ेर ज़मीन मीठा पानी नहीं है तो काश्तकारी तो मुमकिन नहीं है। रेनफॉल दुनिया में बहुत बड़ा ज़राअत होती है रेनफॉल के ऊपर, ठीक है, लेकिन ये उन ममालिक में होती है जहाँ पे पूरे साल में एक मुतवातिर पड़ती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, नुकसान भी होते फ़ायदे भी, लेकिन वो बारिशें वहाँ पे पड़ती रहती हैं। तो सिंध का तो क्लाइमेटिक जोन भी इस तरह का नहीं है कि जहाँ पे आप कहें कि रेन बेस्ड आप एग्रीकल्चर करें, कोई आके बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा, तो ये बात तो समझ में नहीं आती। सो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि ये इसका इरिगेशन का पानी आएगा कहाँ से, ये बात जो है ना नई लैंड के लिए इस वक्त समझ में नहीं आ रही बात ये। सर प्रेसिडेंट तो सेट हो चुका है ना, अगर इस वक्त हम कोर्ट में भी उसको अगर कोई चैलेंज करे इस चीज़ को, इस स्टेप को, तो प्रेसिडेंट तो लाहौर हाई कोर्ट ने सेट कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं किया सेट। लाहौर हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट जो है वो बाइंडिंग नहीं है, वो परसुएसिव है, उसकी जजमेंट परसुएसिव है। वो कोई भी जो है वो दूसरे हाई कोर्ट्स में जा सकता है और अपने फैक्ट्स की बुनियाद पर दूसरे कोर्ट्स में जा सकता है। अगर दोनों कोर्ट्स के जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जजमेंट्स होंगे, वो तो स्टे के बारे में केस लगा है, केस ख़त्म नहीं हुआ। तो अगर दोनों हाई कोर्ट्स के कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट होंगे तो वो फिर बाद में मैटर सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, केस ही जाएगा। हाँ, तो इस मामले में जो है ये फाइनल नहीं। तो फिर तो वो मतलब जब तक वो सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होके ना आए तब तक ये मामला ऐसे ही अटका रहेगा, तब तक 52,000 एकड़ ज़मीन जो है वो इनके पास है। क्वेश्चन ये है कि भाई असेंबली नहीं है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है इट्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल असेंबली, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है। फेडरल गवर्नमेंट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, फेडरल कैबिनेट टू द पार्लियामेंट। अभी वो असेंबली नहीं है, आप जो है वो लॉ मेकिंग कर रहे हैं रूल्स के ज़रिए, और रूल्स बनाए हैं, रातों रात रूल्स बनाए हैं, उसके तहत जो है वो आप कैबिनेट में जाके ये आपको अथॉरिटी है, कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन आपको अथॉरिटी देता है? आप कैसे रूल बना रहे हैं? ये तो लॉ मेकिंग है कि सेक्शन 10 के तहत रूल बने हुए हम दोबारा बना रहे हैं। आप कैसे 52,000 जो सूबे की ज़मीन जो है वो दे रहे हैं फेडरल कंपनी को, जिसका काम ही नहीं है फार्मिंग, वो कर ही नहीं सकती फेडरल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में ममान्यता है। तो मेरे ख्याल में ये सूबे के आवाम के साथ बड़ी जाती है। ये एक एयर क्वेश्चन मार्क बरकरार है, एक और क्वेश्चन मार्क भी तो नज़र आ रहा है। जैसे आपने बात किया कि जब फूड सिक्योरिटी तो पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान में हमेशा हम व्हीट इंपोर्ट कर रहे होते हैं, शुगर इंपोर्ट कर रहे होते हैं, फूड सिक्योरिटी तो पाकिस्तान में भी है। तो इफ़ वी आर डूइंग इट, व्हाई नॉट डू इट फॉर आवरसेल्फ एंड गिव लैंड टू समबडी एल्स? हाँ देखें, इस वक्त देखें ना हमारे पास क्या चीज़ है कि इस इनिशिएटिव को पुश कर रही है। जो चीज़ हमें हमारे पास ये पुश कर रही है कि हम ये कह रहे हैं कि इस अंदाज में हमारे पास डॉलर्स आएंगे, इस तरह से आके काश्तकारी करेंगे कि हमें शायद वो ना करना आती है, ना हम कर रहे हैं। साथों साथ ये भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमारे रिसर्च डेवलपमेंट दूसरे जो इदारे हैं वो भी नहीं करना चाहते। हालांकि मेरी नज़र में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, वैसे सारे इदारे नहीं कर रहे, तो आप परहैप्स ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो आके बाहर से करेंगे तो वो बेहतर तरीके से प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा जो आपका सवाल है कि उन सालों में जब आपके पास किल्लत होती है, ठीक है, ये तो आप बात कर रहे हैं आज की, हम बात करते हैं अगले 5 सालों की। अगले 5 सालों में हमने एक असेसमेंट लगाया कि पाकिस्तान को अगले 5 से 6 साल में कोई 33 मिलियन टन गंदम की ज़रूरत पड़ेगी। आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 27-28 मिलियन टन, ठीक है, तो बज़ाहिर पाकिस्तान को भी गंदम की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ये प्रोडक्शन होगी वो हमारे लिए अवेलेबल होगी या वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि वो बहरी जहाज़ों में चली जाएगी बाहर, ठीक है। जो आदमी इन्वेस्ट करेगा वो अपने भी तो पैसे निकालेगा ना,
वो आपको तो सारे पैसे नहीं देगा। लेकिन हमें अपनी, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी ज़राअत जनाब बड़ी ज़बरदस्त है और हमें ये ज़मीन दे दें, हम ये बिल्कुल और क़तई तौर पे ये नहीं कह रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें सीखने की भी ज़रूरत है, बेहतर काम करने की भी ज़रूरत है, लेकिन उसका कोई तौर तरीक़ा होना बहुत ज़रूरी है। ये भी तो हो रहा है ना कि अगर डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट को भी तो नहीं जा रही ना, इट्स कमिंग गोइंग टू एन एक ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव, कोई एक कंपनी है, पाकिस्तान आर्मी उसकी 99% शेयर होल्डर है। तो वो कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं, पाकिस्तान आर्मी का काम है, उनको इनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का जो रोल है वो आर्टिकल 245 में लिखा हुआ है, और उसका ये कॉर्पोरेट फार्मिंग उनका बिल्कुल जो है वो फंक्शन नहीं है। नंबर 2 जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का भी फंक्शन नहीं है लैंड के हवाले से। तो वो फेडरल गवर्नमेंट का सिर्फ फंक्शन आर्टिकल 253 में ये है कि वो लैंड की लिमिट से मुकर्रर कर सकती है। वो उन्होंने भुट्टो साहब ने जो लैंड रिफॉर्म्स किए थे उसके खिलाफ भी जो है वो शरीयत कोर्ट ने वो स्ट्राइक डाउन किए थे गैर आइनी तौर पर। वो भी कोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, पेंडिंग है आबद हुसैन मंटो की जो है वो लैंड रिफॉर्म्स की अपील। तो फेडरल गवर्नमेंट अपना काम तो नहीं कर रही। लैंड लिमिट्स करो ना, उसमें लैंड रिफॉर्म्स करो, आपका काम है लैंड रिफॉर्म्स करना। दूसरा, लैंड का जो भी सब्जेक्ट है, लैंड की यूटिलाइजेशन पूरी सारी सूबों के पास है। लैंड की अलॉटमेंट जो भी है, फेडरल गवर्नमेंट को आर्टिकल 152 के तहत जो है वो ज़मीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे सकती है उनके अपने सब्जेक्ट के लिए। जैसे टेलीकम्युनिकेशन के लिए चाहिए उनकी मिनिस्ट्री है कोई है, जैसे कॉमर्स के लिए चाहिए उनकी ऑफिस, जैसे एनएसए के लिए चाहिए। तो इस हवाले से जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो भी अगर दोनों में इख्तिलाफ होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं देगी, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 152 में आर्बिट्रेटर मुकर्रर करेगा कि इनके दरमियान तस्वीर कराओ, क्योंकि बोथ गवर्नमेंट्स आर इक्वल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक दूसरे के अंडर में नहीं है कि हम फेडरल गवर्नमेंट को सूबों ने बनाया है, सूबों को फेडरल गवर्नमेंट ने थोड़ी बनाया है। तो आपको लगता है कि हमारे पास सिंध हो, पंजाब हो, चाहे पंजाब में भी तो बाय 45,000 एकड़ ज़मीन दे दी गई है कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए, ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव, उधर भी सेम कंपनी। अगर आपको लगता है कि पंजाब या सिंध में इतने हमारे एग्रीकल्चरिस्ट एफिशिएंट नहीं है कि वो खुद जेवीज़ कर सके वहाँ की कंपनियों के साथ, या बीच में कोई एक और कंपनी आना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहली बात यह कि जो एक कंपनी का नाम लिया जा रहा है और वो आके 90 लाख एकड़ पे काश्तकारी कर रही है, तो पहला सवाल जब भी आप किसी से बिजनेस डील कर रहे होते हैं तो ये पूछते हैं कि भाई ये कंपनी क्या चीज़ है। जब आप कोई भी चीज़ खरीदने जाएं, तो अगर चाइना की गाड़ी भी खरीदने जाएं तो आप वो कहते हैं यार देखो चाइना में उसने 5 लाख गाड़ी बेची है, ये काम कर रहा है, तो आप कहते हैं भाई ठीक है। अब ये नाम तो अच्छा है, ग्रीन पता नहीं कौन सा मैं सुन रहा हूँ, लेकिन क्या ये कंपनी कहाँ पे काश्तकारी कर रही है? आया ये सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसे हैं? तो ये क्लैरिटी हमें भी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। एज लॉन्ग एज पंजाब इज कंसर्न, तो मेरी जितनी भी लिमिटेड नॉलेज है, तो ऑफ कोर्स वी गेट एक्साइटेड कि यार ये लोग आ रहे हैं, लेट्स सी व्हाट दे डूइंग। और लेकिन अगर हम पंजाब से भी मालूमात लेते हैं तो देयर इज़ नो, आप ये कहें कि कोई सब्सटैंशियल कोई इस तरह की चेंज के बारे में हमने सुना नहीं है कि यार वो इस प्लान से आ गए हैं और कोई इस तरह की बहुत बड़े किस्म की कोई काश्तकारी हो रही है। उन ज़मीनों के ऊपर पानी कहाँ से आ रहा है, क्या कोई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, तो और अगर दे भी दी है तो उनका क्या प्लान है, हमने सुना नहीं है अभी तक कि हैं कौन लोग हैं, कहाँ की मखलूक हैं, किन लोगों को चलें। कोई इन्वेस्टर्स भी होते हैं तो फिर अपने साथ वो टेक्निकल ऑपरेटर्स ले लेते हैं। सो हु आर दोज टेक्निकल पार्टनर्स, अगर हैं तो वो कहाँ पे काम कर रहे हैं? थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट आर नॉट अवेलेबल, और हमें उन चीज़ों का पता नहीं है जी। जब इतना प्रोसेस डाउटफुल है और इतना जब इंफॉर्मेशन उसमें विथ होल्ड की गई है या रखी गई है, तो डू यू ट्रस्ट कि फिर वो जब लग जाएगी ऐसी कोई चीज़ तो आप जैसे एग्रीकल्चरिस्ट या जो भी एग्रीकल्चरिस्ट है उनको नुकसान नहीं होगा? देखें, एक तो हमारे मुल्क में हम खामखा काफ़ी चीज़ों को या तो करते ही नहीं हैं, फिर करते हैं तो उसको सीने में दबा देते हैं। मुझे तो बात समझ में नहीं आती। देखिए, अगर एम ये है कि एक आप अच्छी नीयत के साथ काम ये कर रहे हैं कि चलें पाकिस्तान और ये मुल्क के लिए, आप ये कह रहे हैं कि एक बड़ा पार्सल ऑफ द लैंड हमें XYZ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करना है, ठीक है, सो दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। आप करें, आप ये बताएं लोगों को कि यार हम इस तरह से करने लगे, तो इससे मुल्क को ये फ़ायदा पहुंचेगा। ये जब होगा तो इससे ये करेंगे। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप ज़मीन तो दे रहे हैं ना,
तो फिर जब आप ये ज़मीन ऑफर कर रहे हैं तो फिर महमूद नवाज शाह क्यों नहीं? एग्जैक्टली। ठीक है। वो कहते हैं एक वैसे आपका एक लीगल राइट जिसको फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल भी कहते हैं कि भाई आपके जो लोकल लोग हैं उनका क्या फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल है कि नहीं है। तो मैंने तो अपना नाम ऐसे ही ले लिया, लेकिन हो सकता है कि मैं ना भी कर सकूं, मेरे में कैपेबिलिटी भी ना हो, अंडरस्टैंडिंग भी ना हो, जो भी कुछ है, लेकिन व्हाई नॉट। एक सेकंड, व्हाई नॉट ऑफरिंग इट ओपनली टू द वर्ल्ड, कि जैसे आप कोई भी चीज़ बेचते हैं ना तो ऑफर करते हैं कि भाई जो इन्वेस्टर आ जाए ले ले, आप रोड शोज कर ले, जो आपको बेहतर टर्म्स दे दे आप उसको दे दें और उससे उससे मुल्क कमाए। तो ये एक बात समझ में नहीं आ रही कि क्लैरिटी इस चीज़ में क्यों नहीं है, एक बात। सेकेंडली, आया क्लैरिटी जो कर रहे हैं उनके पास भी है कि नहीं है, कि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि चूंकि हमारे पास 90 लाख या 50 लाख एकड़ ज़मीन है अगर, तो दैट मीन्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। फिर आपने कह दिया कि यार ये 20 मन इसमें गंदम उतरगी मल्टीप्लाइड बाय 100,000, इस तरह के अगर आपने मैथमेटिक्स की हुई है तो ये इसका भी तासुर एक इस तरह से भी हो सकता है कि परहैप्स देयर इज़ अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट आपने क्योंकि मुझसे सवाल पूछा तो मैंने कोई मैं ग्रोवर हूँ, लोगों से बात करता रहा, मैंने कोई इस सिलसिले में कोई ऐसी बात सुनी नहीं है अभी तक। सो इन ऑल ऑनेस्टी, अगर इन ऑल ऑनेस्टी आखिरी सवाल अगर आपसे पूछें, इन ऑल ऑनेस्टी, बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट, डू यू थिंक दिस इज अ फीजिबल प्रोजेक्ट? मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि इट इज़ अ लॉन्ग शॉट, क्योंकि जो बाहर भी कमर्शियल लोग बैठे हैं वो भी आपको कह तो देंगे, आके करेंगे नहीं इतना आराम से, क्योंकि उनके पास ना इतना फारिग टाइम है ना ही फारिग पैसे हैं कि वो आके जिसकी उनको श्योरिटी ना हो आके ऐसे कर सकें। वेरी फ्रेंकली आई फील इट्स अ लॉन्ग शॉट एंड इट इज़ रियली रियली चैलेंजिंग कि कोई आके बहुत बड़े पार्सल ऑफ द लैंड में आके एकदम काम करना शुरू कर दे विदाउट श्योरिटी ऑफ एटलीस्ट लैंड का टेन्योर कितना होगा, आपके लैंड का टेन्योर बेस करेगा कि आपके टर्नओवर इतनी इन्वेस्टमेंट की अगर 1 रुपया, वो आपको 10 साल में मिल रहे हैं, 15 में मिल रहे हैं, 20 में मिल रहे हैं, उसके बाद कंपनी कितना कमा रही है। सिंपल फाइनेंस की कैलकुलेशन के बाद जब तक वो टेन्योर नहीं पता लगता ज़मीन का क्या है, उसमें से अप्रॉक्सीमेट रिटर्न्स क्या हो सकते हैं, और उन रिटर्न्स को इंश्योर करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। इन दोनों तीनों चीज़ों की जब तक अगर आप ज़राअत कर रहे हैं तो उसमें वो देखेंगे पानी है, ज़मीन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो उसके अलावा आई थिंक इट अपीयर्स टू बी अ चैलेंज। हो सकता है कि ड्यूरिंग द कोर्स कोई कोर्स करेक्शन भी मेरे ख्याल में हो जाए विदाउट द इंटेलिजेंस ऑफ लोकल एग्रीकल्चरिस्ट। हाँ देखिए, ये एक दूसरी बात है। ये एक ऐसी बात है कि आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि एक पूरी पार्सल ऑफ द लैंड में से कुछ फॉर लोकल भी अवेलेबल करके दे दें, उनको भी कहेंगे भाई हम देते हैं, आप भी अपना जोर लगा के करके देख लें अगर कोई लोकली अवेलेबल है। सो आई डोंट सी अ हार्म कि इस तरह से हो। बट मैं आपको बताऊं, अगर सवाल ये है कि लोकल इनसिक्योरिटी क्या है एज एन एग्रीकल्चरिस्ट एंड फार्मर फ्रॉम समबडी कमिंग, वेरी फ्रैंकली इनसिक्योरिटी ये नहीं है कि कोई आके नई ज़मीन पे करेगा। इनसिक्योरिटी ये ज़रूर है कि अगर ये पानी जो हमें आता है उसको कहीं पे डाइवर्ट किया गया फॉर दैट लैंड, तो फिर हमारा क्या बनेगा। दैट इज़ समथिंग विच स्केयर्स अस, कि वो हमें ज़रूर इनसिक्योरिटी अपनी जगह पे है। बाकी सरकार की ज़मीन है, इफ़ द वाइडर विजडम इज़ टू प्रिवेल, वो क्या करना चाहते हैं, क्या करने, हम तो एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को ओनर्स, और हमसे मेरे ख्याल में मशावरत करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इफ़ दैट इज़ द विजडम इज़ टू प्रिवेल कि इफ़ कंट्री इज़ गुड फॉर कंट्री, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज़, अगर हमारा पानी दे कहीं और दे देंगे तो ये तो बात हमें समझ में नहीं आएगी। मैं आपके 5 रुपये लेके अपने जेब में रख लूँगा तो बोलूँगा भाई ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो गया, ये बात फिर समझ में नहीं आएगी। इवेंचुअली वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा ना। आई थिंक वो तो फिर आप अपने लिए एक बेवकूफ़ी कर रहे हैं। फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार चूंकि आप अपने 100 एकड़ के ऊपर काम नहीं कर रहे उसी पानी के साथ, तो मैं कहता हूँ भाई कोई आके मेरे साथ 100 एकड़ पे काम कर ले भाई, मुझे दिखा दे कैसे अच्छा काम करना चाहिए, तो फिर ऐसे कर लें। नई जमीन के ऊपर क्यों कर रहे हैं, फिर मेरा पानी लेके क्यों कर रहे हैं। एक आखिरी बात, इतना बड़ा मतलब ऑब्वियसली इट्स अ कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक सिचुएशन, एक मतलब काम है जो वो कर रहे हैं दोनों तरफों से। ना वो पाकिस्तान आर्मी एज ए इंस्टीट्यूशन कर सकता है, ना फेडरल गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट कर सकती है। फिर भी हो रहा है, पंजाब में हो रहा है और अभी सिंध में शुरू हो गया है।
who's to stop? कौन रोकेगा? मतलब इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज तो खामोश। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है कि इस पर आवाज़ उठाएं, और अदालतों में भी वही जाती है ना। कोई तो पिटिशनर नहीं बनेगा ना, और पिटिशनर आपको पता है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कमज़ोर हो गई हैं, दूसरा इस केयरटेकर गवर्नमेंट ने उनको ज़्यादा कमज़ोर बना लिया है, तो वो इलेक्शन के आस पर हैं। ऐसे नहीं कि हमारे इलेक्शंस पर असर पड़े और हमारी जो हमसे वायदा किया है 2-4 सीटें वो कम हो जाएं। इस वजह से वो इस इश्यूज़ पर जो है वो फॉर द टाइम बिंग नहीं बात कर रही। लेकिन ये बात होगी इलेक्शंस के बाद, बात होगी और ये मसला आएगा, क्योंकि ये बड़ा इशू है। क्योंकि सिंध के अवाम को बड़ा कंसर्न है कि हमारी ज़मीनें जो है वो इस तरह से जो है वो हम भूखे नंगे प्यासे भड़क हैं सूबे में, और हमारे पास जो है वो लाइवलीहुड का कोई ज़रिया नहीं है, और लाइवलीहुड का यही ज़रिया है कि ज़मीन को डेवलप करो। वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है कि इन्वेस्ट आए, ज़मीन डेवलप करे और बेज़मीन हारिम को दे दे वहाँ, तो वो डेवलप करेंगे एग्रीकल्चर को। ये किसी और का काम नहीं है। इस मुल्क की फूड की जो है जो है वो ज़रूरत कौन पूरी कर रहा है? किसान करा रहे हैं ना। किसान को आपने क्या दिया है? अब फर्टिलाइज़र देखें आप, जो है उस पर पूरे सिंध में मुजाहरे चल रहे हैं। फर्टिलाइज़र जो है वो ब्लैक रेट पर चल रहा है, और वो किसानों को जो है वो कर्ज़े नहीं दे रही गवर्नमेंट। वो उनको जो है वो फसल के पूरे पैसे नहीं मिलते, मिडिल मैन खा जाता है। तो आपने किसानों की जो मुल्क को जो है वो फूड दे रहे हैं, पूरे मुल्क को जो है वो खाना दे रहे हैं, आप जिस पर सब्सिस्ट कर रहे हैं, उनकी ये हालत की हुई है। और दोबारा जो है वो उनसे जो है वो आप ज़मीन भी छीन रहे हैं, जिस पर ज़मीन वो काश्त करते हैं, उनका राइट होता है। ऐसा ही है। तो एक छोटा सा सवाल आ रहा है, तो हाउ हाउ डू यू थिंक कि जो हमारे पास जो जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है, इट्स कंसिडरिंग लीगली तो काफ़ी वीक है, getting approval from the caretaker governments from Punjab, or even working on just the stay order of an high court. The judgment has not been removed, it's just in stay order. तो do you think international investors ये चीज़ नहीं देख रहे होंगे? देखिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर ऑफ माय एक्सपीरियंस, मेरा थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है, वो कहीं पे भी कदम नहीं रखेंगे जब तक उसमें से ये सब चीज़ें रिमूव नहीं होंगी। एक चीज़ नहीं, सब चीज़ें रिमूव होके टाइटल्स ऑफ द लैंड, एज सिंपल एज दैट, विथ वेरी क्लियर टेन्योर। अगर आप लैंड टाइटल नहीं दे रहे हैं तो आप क्या टेन्योर दे रहे हैं? उसके बगैर आपके पास कोई आपका दोस्त भी आके इन्वेस्टमेंट टाइम एंड मनी नहीं करेगा। ये मैं आपको आज ही अभी ही बता देता हूँ। और SICF के बनाने का, SIFC मेरे ख्याल में बनाने का मकसद ये था कि हम चीज़ों को एक्सपेडाइट करा सकें जहाँ पे फंसती हैं। आई थिंक विच इज़ वेरी गुड है, लेकिन साथों साथ उस रेड टेप को हमें अपने लोगों के काम करने में जो दिक्कतें हैं उनको भी रिमूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट अगेन टू री एम्फसाइज वेरी फ्रेंकली, मुझे जब तक ज़मीन क्लियर नहीं होगी इन ऑल लीगल इश्यूज एंड अदर इश्यूज विद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास कोई बंदा बाहर का आके इस तरह से काम करेगा नहीं। अगर बाहर का बंदा नहीं आएगा, ज़मीन तो अभी चली गई पाक फौज के पास जो दिया गया है बेसिकली, तो बाहर का बंदा नहीं आया, तो नाउ यू थिंक पाक फौज विल रिटर्न? देखिए, दी तो इनको कंपनी को दी है ना। यस, कंपनी को दी है और कैबिनेट ने बज़ाहिर दी है, विच इज़ कॉल्ड दी गवर्नमेंट, उन्होंने दी है। तो मैं अगर कोई कमर्शियल आदमी होता या मैं अपनी 2 एकड़ ज़मीन लीज पे दे रहा होता, तो मैं तो देखता कि अगर मैंने 1 दिसंबर को दी है तो मुझे 1 दिसंबर से पैसे मिलना चाहिए। ऐसे ही होता है ना। अच्छा, या फिर कभी कभी ये होता है, विच इज़ ऑल्सो अ कमर्शियल डिसीजन, कि लोग ये कहें क्या, देखो मैं तुम्हारी ज़मीन तो 1 दिसंबर से ले रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे 6 महीने काम करने की ज़रूरत है, तो मैं ये आपसे ग्रेस पीरियड दे रहा हूँ। ऐसा भी होता है, डिफरेंट टर्म्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, आप काम करते हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन वो भी चीज़ क्लैरिटी नहीं है। हमने तो सिर्फ ये पढ़ा कि कैबिनेट ने एक दिन ये फैसला कर दिया कि कोई ग्रीन नाम से कोई कंपनी है जिसको ये दे दी है, किन टर्म्स के ऊपर दी है, क्या दी है, उन वो टर्म्स भी शायद कैबिनेट में भी जो फैसला करने वालों ने भी शायद इसके ऊपर मेरे ख्याल में हो सकता है किया हो, क्योंकि मैं तो वहाँ बैठा हुआ नहीं था, लेकिन चूंकि वो फैसले में नहीं है तो ये भी पता नहीं है कि उन्होंने खुद टर्म्स भी देखे हैं या नहीं देखे हैं।